हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पाथवे है उसको डिस्कस करेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इम्पोर्टेंट साइकिल है क्रेब्स साइकिल, उसको हम पढ़ेंगे। याद रहे कि क्रेब्स साइकिल इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्रेब एक साइंटिस्ट था जिसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इस साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है जिसका नेम है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट भी इसको कहा जाता है। तो इस नेम के हवाले से इसको TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रेट साइकिल भी हम इसको कहते हैं। इस साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा प्रीव्यू करते हैं कि इसका जो फर्स्ट फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो कॉमन फेज है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, लेकिन इस जगह पे इसको थोड़ा सा पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर वाली जो एनर्जी हमें गेन होती है, तो एट द एंड जब ग्लूकोज को हम एनर्जी के हवाले से कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऑक्सीडेटिव फेज से गेन होने वाले 2 ATP और 2 NADPH2 भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये एक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो 2 पायरुविक एसिड्स हमें मिलते हैं। तो एक पायरुविक एसिड आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होता है और उसका जो फर्स्ट फेज है इसके अंदर डी कार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है पायरुविक एसिड से जो है रिमूव होता है। तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, अब इसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड इसको लीव कर गई, तो अब इससे जो है मॉलिक्यूल नया जो बनेगा वो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन इस जगह पे इस प्रोसेस के अंदर एक कोएंजाइम टेक पार्ट करता है, कोएंजाइम A वो हिस्सा लेता है और इसके हिस्सा लेने से इस जगह पे रिडक्शन भी होती है, यानी NAD+ निकोटीन अमाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है और उससे NADH2 जो है वो बन जाता है। इसी तरह से एक पायरुविक एसिड जो है अब ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। ये एसिटाइल कोएंजाइम का एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से इस जगह पे हम देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड दूसरा भी है, ये भी सेम प्रोसेस में जाएगा और इससे भी सेम प्रोसेस से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि ये प्रोसेस सेम होते हैं, यानी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से हमें 2 पायरुवेट्स मिलते हैं और 2 पायरुवेट्स से हमें 2 एसिटाइल्स ग्रुप मिलते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल अब जो है ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होगा। तो अब हम इसकी एंट्रेंस को पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करते हैं। क्रेब्स साइकिल की स्टार्ट हम एसिटाइल कोएंजाइम से करेंगे, यानी एसिटाइल कोएंजाइम इस साइकिल को स्टार्ट करता है। जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स एरिया के अंदर इस जगह से, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसको हम लिखते हैं ऑक्जेलो एसीटेट या इसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर 4 कार्बन मौजूद होती हैं। जैसे ही ये एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करता है, यानी एसिटाइल के पास 2 कार्बन होती है, तो ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ये दोनों जैसे फर्स्ट रिएक्शन में जाते हैं, यानी इसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है इस रिएक्शन के अंदर इन दोनों से जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को हम पढ़ते हैं सिट्रेट। याद रहे
कि सिट्रेट को हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। इस जगह से ये जो कोएंजाइम एसिटाइल के साथ था ये रिमूव हो जाता है, ये सिट्रेट के अंदर एंटर नहीं होता, ये इस साइकिल को जो है लीव कर जाता है। तो सिट्रेट का मॉलिक्यूल जो बना इसके लिए हम लिखते हैं कि ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सिट्रिक एसिड यही है जिसकी वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या इस मॉलिक्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो है 3 होंगे इसके अंदर, इसीलिए इसको TCA साइकिल भी कहा जाता है। तो ये साइकिल का फर्स्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बाद जैसे ही जो है सेकंड रिएक्शन होगा तो सेकंड रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल इस साइकिल से रिमूव हो जाता है और रिमूव होकर फिर वापस ऐड होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना या वापस ऐड होने से ये जो सिट्रेट का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट के अंदर, यानी अब ये जो मॉलिक्यूल है आइसोसिट्रेट बन गया है। आइसोसिट्रेट के अंदर भी कार्बन जो है 6 होती हैं, इसलिए इसको हेक्सोस मॉलिक्यूल कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है ये कहलाता है रिएक्शन नंबर 2, यानी इस साइकिल का रिएक्शन नंबर 2। इसके बाद अब इस जगह पे इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगा, जो आइसोसिट्रेट से जो है रिएक्शन जैसे ही आगे चलेगा तो इस जगह से एक कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिमूव होगी तो इस स्टेप को या इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकार्बोजाइलेशन, यानी एक कार्बन इसको रिमूव करती है या इसको लीव करती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगी, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इस जगह पे निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिक्यूल है वो भी रिड्यूस होगा और उससे बनेगा NADH2, यानी ये रिडक्शन हुई है इस जगह पे और NADH2 हमें गेन हुआ है इस साइकिल से। तो इसके बाद ये रिएक्शन जो है ख़त्म हुआ और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये रिएक्शन नंबर 3 है। इस रिएक्शन के बाद जो है अब जो मॉलिक्यूल जो बनेगा, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा आइसोसिट्रेट का, वो है अल्फा कीटो ग्लूटेट। अच्छा, इसको अल्फा कीटो ग्लूटेट भी कहते हैं और इसी मॉलिक्यूल को हम अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड भी कहते हैं। इसके अंदर भी कार्बन की जो क्वांटिटी है ये होती है 5, क्योंकि इस जगह पे एक कार्बन इस जगह पे रिमूव हो गया था, तो ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है अल्फा कीटो ग्लूटेट। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगा तो इस जगह पे वंस अगेन इसको कार्बन डाइऑक्साइड लीव करेगा इस रिएक्शन से, जिसको हम बोलेंगे डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन हुई तो उस जगह पे रिडक्शन भी होगी, यानी NAD+ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा NADH2 के अंदर। जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो रिड्यूस हुई तो उससे अब नया मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन उस नए मॉलिक्यूल के बनने से पहले इस जगह पे एक एंजाइम ऐड होता है। तो यही एंजाइम है जो इस जगह पे लीव करके गया था कोएंजाइम, ये वापस आ जाएगा। कोएंजाइम ए इस जगह पे वापस आया और इसने अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, कोएंजाइम ए जैसे ही अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इस जगह पे सक्सेनाइल कोएंजाइम
बन जाता है, यानी ये इसका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये रिएक्शन नंबर 4 है क्रेब्स साइकिल का। अब ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल है, ये अगेन नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगा और इसका जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर से अब ये जो कोएंजाइम इंटर हुआ था, ये वापस इसको लीव करेगा, यानी कोएंजाइम इससे रिमूव हो जाएगा। तो इस जगह पे ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम है, इसकी जो है इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट ये जी डी पी को जी टी पी में कन्वर्ट कर लेता है और ये जो साइकिल है ये इस तरह से टर्न होगी, लेकिन ये जो जीटीपी है ये ए डी पी को कन्वर्ट कर देगा ए टी पी के अंदर, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एक मॉलिक्यूल इस जगह पे हमें गेन हुआ है इस साइकिल से, लेकिन वो जो है वो डायरेक्ट साइकिल से नहीं मिला, इसको जीटीपी ने जो है एडीपी से एनर्जाइज किया है। इस तरह से ये जो साइकिल है, अब ये साइकिल आगे जाएगी और सक्सेनाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया और इससे अब सक्सेनेट बनेगा। याद रहे कि सक्सेनेट जो है ये भी 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, क्योंकि इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ गई थी तो ये कार्बन 4 वाला मॉलिक्यूल है इस तरह से। तो ये सिर्फ इस जगह पे अभी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुई, तो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ये भी था और ये भी है। इस तरह से सक्सेनेट जैसे अब बन गई, तो सक्सेनेट अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगी और जैसे ये नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगी, इस जगह पे इससे जो है FADH2 रिड्यूस होना है, FAD जो है प्लस रिड्यूस हो जाएगा FADH2 के अंदर, और जैसे ही FADH2 की रिडक्शन होगी तो सक्सेनिक एसिड या सक्सेनाइड का जो मॉलिक्यूल है ये प्रोडक्ट देगा जिसको हम लिखते हैं फ्यूमरेट, या इसको आप फ्यूमेरिक एसिड भी कह सकते हैं। ये भी जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी कार्बन के 4 मौजूद हैं, 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अब ये जो फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड है, ये नेक्स्ट रिएक्शन में जैसे ही जाएगा तो इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है इससे अब बनना है मेलेट, लेकिन मेलेट तब बनेगा जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर से इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो फ्यूमरेट के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होता है और उसे मेलेट बनता है। तो मेलेट जो है अब लास्ट रिएक्शन में जाएगा और लास्ट रिएक्शन के अंदर ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, लेकिन इस जगह पे NAD प्लस जो है NADH2 के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ये साइकिल जो है ये कंप्लीट हुई। इस जगह पे रिएक्शन नंबर 4 था और ये रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन नंबर 7 और ये रिएक्शन नंबर 8, यानी टोटल क्रेब्स साइकिल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो 8 रिएक्शंस होते हैं और 8 रिएक्शन में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसीटेट है, ये रीजनरेट हो जाता है इस साइकिल से। तो अब हम थोड़ा सा एनर्जी के हवाले से इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक क्रेब्स साइकिल के एक राउंड लगाने से हमें जो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उनमें पहला मॉलिक्यूल NADH2 है जो इस जगह पे मिला नंबर 1,
दूसरा NADH2 हमें इस जगह पे मिला, और थर्ड NADH2 हमें इस जगह पे मिला। यानी हम इसके अंदर लिखते हैं कि हमें 3NADH2 जो है एक क्रेब्स साइकिल के राउंड से मिले हैं, और इस साइकिल के अंदर हमें एक मॉलिक्यूल ये भी मिला है, जिसके लिए हम लिखते हैं कि 1FADH2, और इसी ही साइकिल से हमें एक ATP भी मिला है, तो हम लिखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी हमें एक राउंड लगाने से हासिल हुआ है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है 2 पायरुवेट अल्टीमेटली 2 एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक होता है। तो ये एक एसिटाइल मॉलिक्यूल के राउंड लगाने से ये एनर्जी हासिल होती है। इसी तरह से दूसरा राउंड लगाएगी तो इस तरह से ये 3 से ये 6 हो जाएंगे, और ये 2 हो जाएंगे, और ये भी 2 ATP। हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात जब करते हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला फेज था, इसके अंदर हमें 2 ATP मिल चुके थे, जबकि 2 NADH2 भी मिल चुके थे। तो NADH2 एक जो होता है वो 3 ATP के इक्वल होता है, तो हमने इसको 6 ATP लिखा है। जबकि जब ये जो पायरुविक एसिड है इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसके अंदर भी जो है हमें 2 NADH2 एक साइड से और दूसरी साइड से मिल रहे थे। तो ये हमने लिखा है कि 2 NADH2 हमें इस जगह से मिले, तो 6 ATP ये हुए। यानी टोटल इस साइड से हमें 14 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिले हैं। तो अगर 14 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो साइकिल का एक राउंड जिसकी कैलकुलेशन हमने इस जगह पे की, और इस जगह पे दूसरा राउंड जब आएगा तो 3 + 3 NADH2 जो है ये 18 ATP बनाएंगे, ये 18 ATP। जबकि एक FADH2 और दूसरा FADH2 दूसरे राउंड से ये 4 ATP बनाएंगे, और डायरेक्टली भी हमें ATP एक राउंड से गेन हो रहा था, तो ATP 1 + 1 वो हमने ऐड किया है। ये टोटल जो है 38 ATP बन जाएंगे। 38 ATP कंप्लीटली जो है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर गेन होते हैं।